सबसे पहले बात करते हैं कहानी की। प्रियंका, आपका ये मानना है कि जब तक हम कहानी नहीं सुनाते तब तक लोगों का मन जुड़ता नहीं है। स्टोरी टेलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप अपनी किताब में भी कहते हैं, क्योंकि स्टोरी टेलिंग के ज़रिए हम ह्यूमनाइज करते हैं किसी को। ये आंकड़े की तरह पढ़ लेना कि हर दिन इतने रेप हो रहे हैं, और ये बात समझना कि वो जो भी हो रहा है वो उतना ही जीता जागते इंसान के साथ हो रहा है जितने कि हम, उतना ही लाइवली, उतना ही जिंदा जितना हम। इस बात को समझाने के लिए कहानी ज़रूरी है। इस किताब की भी एक कहानी है। तो आपके 7 बरस के रिपोर्टिंग्स के अनुभव, रेप केसेस के, दूर दूरस्थ इलाकों में भारत के, और उससे यहाँ तक आना कि वो एक किताब की शक्ल में अब आया, ये कि यातनादायी प्रक्रिया थी, मुझे पता है। उस प्रक्रिया को बताइए, उस कहानी को बताइए कि किताब की शक्ल में कैसे आई, वो पूरी बात। तो मेरी कहानी की जहाँ तक बात है, तो उस पर शुरू यहाँ से होती है बात कि मेरी पैदाइश परवरिश एक काफ़ी कंजर्वेटिव फैमिली में हुई, और मेरा कोई भी बैकग्राउंड पढ़ाई लिखाई का हमारे घर में ऐसा नहीं था। और मेरे घर में कोई आर्टिस्ट और कलाकार और कोई भी ऐसा लिटरेचर में या कोई अदीब नहीं था हमारे घर में। कोई बहुत मुश्किल से मतलब मैं पहली ऐसी जनरेशन हूँ जो मेरे से पहले जो महिलाएं थी वो पढ़ी लिखी भी, मतलब मेरी माँ जो है उनको वो भी अवसर नहीं मिल पाए जो बुनियादी शिक्षा है उनका। तो मैं पहली बार जो मास्टर्स डिग्री तक पहुँची, फर्स्ट जनरेशन लर्नर हूँ अपने घर में, फीमेल्स में कम से कम। और तो इसलिए क्या था कि मेरी जो चॉइस थी जर्नलिज्म की वो उनको बहुत ऑड लगी, किसी को समझ में नहीं आई कि क्या है। लेकिन ये चॉइस मेरी क्यों और कैसे हुई, इसमें एक ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर वो रास्ता, वो जो लिंक है वो कनेक्ट होकर किताब तक आती है। वो इस तरह से हुई कि मुझे बहुत ज़्यादा क्रियोसिटी थी बचपन से, बहुत जिज्ञासा थी कि ये दुनिया जैसी है वैसी क्यों है, ये देश जैसा है वैसा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा बिहेवियर क्यों हो रहा है। मतलब क्योंकि मैं बहुत अवेयर थी और मैं फील करती थी शुरू से अपने घर में कि कुछ जो सोच है लोगों की महिलाओं के प्रति, या जो मेरे साथ जो ट्रीटमेंट है, या जो मेरे कज़न भाइयों के साथ या दूसरे लड़कों के साथ, उसमें फ़र्क है। और मेरे डे टू डे जो मेरा पब्लिक लाइफ में या जो बाहर जाने का मेरा एक्सपोजर है, छोटी छोटी चीज़ें, उसमें फ़र्क है। मुझे अपॉर्चुनिटीज़ या मेरे को बहुत सारी चीज़ों में मेरी सीमाएं थी जो मुझे शुरू में बता दी गई थी। और इनफैक्ट तो वहाँ से मेरे अंदर बहुत जिज्ञासा आई, और मैं इतनी छोटी थी और क्योंकि मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था और कोई मुझे बताने वाला नहीं था, तो मुझे ऐसे ठीक नहीं पता था कि मुझे ये करना है, या नो नेशन मुझे लिखनी है, या मुझे जर्नलिज्म करना है, रिपोर्टिंग करनी है, ये भी नहीं पता था। मैं इस तक रिजेक्शन के ज़रिए पहुँची कि मुझे ये पता था कि मुझे क्या क्या नहीं करना है। तो मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट थी और बहुत अच्छे मार्क्स आए मेरे स्कूल में। तो फिर बहुत प्रेशर था कि क्योंकि मेरी एडमिशन हो गई थी और अच्छे मार्क्स थे कि वो प्रॉपर इंजीनियर बनो और वो सब, तो उसका मैंने काफ़ी घर में शुरू में विद्रोह किया बहुत, और अपनी भूख ऐसे भी बैठी, मतलब कि मैंने रिवोल्ट कर दिया कि मैं खाना नहीं खाऊंगी। बहुत सारी इस तरह की जो भी मैं कर सकती थी शांतिवाद अपना, कहते हैं कि अहिंसक आंदोलन मैंने छोटा मोटा घर में बहुत बचपन में किया कि मुझे ये करना है, जर्नलिज्म जो मुझे करना है। मैं रिजेक्शन से इसके ज़रिए पहुंची थी कि ये सब नहीं करना, ये कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो फिर पहुंची, और इसमें किसी तरीके से बहुत मुश्किल से घर में सबको नाराज़ करके, और बहुत विद्रोह, बहुत माँ बाप मेरे नाखुश थे, किसी का सपोर्ट नहीं था, और वो बिल्कुल ऐसे कि अब जैसे छोड़ दिया इसको, जो मर्जी आए करे, और बहुत जैसे कहते ना एक तरीके से वैराग वो ले लेना, मतलब हमारे यहाँ, हाँ नहीं संन्यास नहीं, आपको बेजार एक शब्द है उर्दू में, बेजार हो जाना। तो मुझसे बेजार हो के उन्होंने मुझे कह दिया था कि अब उसको जो करना है करे, मतलब हम इससे वो नहीं है, हम खुश नहीं हैं इससे, वो क्लियरली। फिर मैंने फिर भी करा, वो कोर्स वगैरह करे। और तो मेरा जो विमेन कॉजेज़, जैसी मेरी पढ़ाई शुरू हुई उस समय से मेरा बहुत रुझान था ज़्यादातर ब्रॉडर सामाजिक न्याय के प्रति, क्योंकि मेरी बहुत मूलभूत जिज्ञासा थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, लिखा तो कुछ और है कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ है, और फिर ये सब क्यों हो रहा है। मतलब ये बहुत ही जेन्युइन क्यूरियोसिटी थी कि मेरे आसपास इतना डिफरेंस क्यों है, मतलब इतनी चीज़ें इतनी अलग क्यों है, कि कोई किसी तरीके से जीता है, कोई किसी और बर्तन में पानी पी रहा है, कोई कैसे कर रहा है। मतलब मैं हर जगह देखती थी कि ये, और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो मुझे बहुत एक्यूटली फील होता था कि तो उस तरीके से आगे बढ़ते हुए जैसे ही मैंने शुरू किया, अपनी पढ़ाई ख़त्म हुई, उसके बाद मेरा बहुत स्वाभाविक रुझान था। और मेरी किस्मत ऐसी रही कि पहली, मतलब जो मेरी बड़ी स्टोरी थी वो ड्रग ट्रायल्स पर थी, इलीगल ड्रग ट्रायल्स। और उसके बाद इमिडिएटली जो मेरा एक बड़ा जो मेरे सामने चीज़ आई वो बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में, तब मैं मध्य प्रदेश में
काम करती थी, तहलका मैगज़ीन के लिए मध्य प्रदेश स्टेट कॉरेस्पॉन्डेंट थी। किस्मत से मेरे को बहुत अच्छी जगहों पे काम करने का भी मौका मिला, मगर मैंने उसके लिए बहुत कुछ छोड़ा। जैसे मैं अंग्रेज़ी में मैंने पढ़ाई लिखाई करी और मेरी पूरी ट्रेनिंग अंग्रेज़ी में हुई थी और हिंदुस्तान टाइम्स में मेरी पहली नौकरी लगी थी, मगर मैंने उसको अंग्रेज़ी को छोड़कर हिंदी, तहलका हिंदी में काम करना आना मैंने चूज़ किया। मगर उससे किस्मत भी अच्छी थी कि मुझे मध्य प्रदेश में काम करने का मौका मिला। तो पहली बड़ी स्टोरी जो लैंड हुई, मेरी जो लाइफ चेंजिंग स्टोरी थी, वो बुंदेलखंड के बर्न वार्ड्स की कहानी थी। मतलब वहाँ पर एक पैटर्न है, जो पहला चैप्टर है इस किताब का, वो हमने देखा कि दमोह और छतरपुर ज़िले हैं जहाँ पर आदमी मतलब जो उस सेटिंग में कम से कम जहाँ पे घटना हो रही है, इन्फ्लुएंशियल घरों से, इन्फ्लुएंशियल कास्ट और इन्फ्लुएंशियल तबके से आते थे। उन्होंने लड़कियों को अप्रोच किया और अप्रोच करने के बाद एक पैटर्न देखा गया कि जब लड़की ने मना कर दिया तो उसके बाद उसका रेप हुआ, और रेप करने के बाद या फिर मना करने के बाद अगर लड़की ने ये हिमाकत करी कि वो और रेप के बाद और मना करने के बाद, तो अगर आपने मना किया तो फिर आपका रेप होता है रिटालिएशन में, और उसके बाद अगर आप ये हिम्मत करते हो कि आप पुलिस थाने जा रहे हो शिकायत करने के लिए, तो आपको जला दिया गया। इस तरह की औरतों को जलाने की जो घटनाएं मतलब और जलकर उनके मरने की घटनाएं हैं, वो एक केस मेरे सामने आया था, छोटी सी सिंगल कॉलम की खबर थी। फिर मैंने और मालूम किया, करते 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 मैं 16 केसेस मतलब 1-1.5 साल के अंदर 16 की लिस्ट बन गई। मैंने देखा कि यार ये तो पैटर्न है, ये तो मतलब 2 इन स्टेट्स में हो रहा है। फिर उसको, क्योंकि वो इतना दूरस्थ इलाका है कि और इतना रिमोट है कि वहाँ पे रेलवे स्टेशन भी नहीं होता था उस समय तक, और बहुत ज़्यादा रिमोट है, एक पुलिस थाना 25-25 किलोमीटर दूर होता है। तो फिर मैं मतलब कि गांव ही गांव में अगर आपको यहाँ कुछ हो रहा है तो आपको नियरेस्ट थाने जाना है, तो 25 किलोमीटर पे एक थाना है। तो वो बहुत चैलेंजिंग स्टोरी थी, और उसको करने के दौरान मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिली, और मेरा जो अनुभव हुआ वो उसने मेरे को और पक्का कर दिया। वन थिंग लेड टू द अदर। लेकिन इन सब का बीज मेरे घर में है, क्योंकि मेरी जो डोमेस्टिक बैटल थी ना, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल थी। मतलब मैंने वहीं से शुरू किया, क्योंकि मुझे घर में जो मेरे साथ हो रहा था कि मैं रिपोर्टिंग क्यों नहीं कर सकती, मेरे को इतना गुस्सा क्यों है, मेरे माँ बाप उन्होंने मुझे सपोर्ट क्यों नहीं किया। तो उस बात को मैं, उससे मेरे अंदर एक मतलब बहुत पीड़ादायक था वो सब, शुरू का जो वक्त था। बाद में तो खैर मैंने बहुत अच्छा किया, और वो लोग भी मुझसे बहुत धीरे धीरे उनको समझ में आने लगा कि ये मतलब क्योंकि उनको लगता था कि ये एक ऐसा पेशा है जिसमें इज्जत नहीं है, तो पत्रकार बन के, रिपोर्टर बन के चप्पल चटकाती फिरोगी। ये मेरे सारे रिश्तेदार उनको कहते थे, लड़की हाथ से निकल जाएगी और ये सब हो जाएगा, तो ये क्या, हमारे ये अच्छी लड़कियां इस तरह के काम नहीं करती, मतलब टीचर बन जाओ, तुम्हें बोलने का बहुत शौक है तो बीएससी बीएड कर लो। ये सब बहुत सारी की चीज़ें हमको बताई गई, और बहुत डिस्करेजिंग माहौल था। मेरे माँ बाप भले अगर 1% खड़े होने की कोशिश भी करते, तो मेरे रिश्तेदार सब फ़ोन कर करके उनको इतना, उनकी इतनी ईयर फीडिंग करते थे कि बेचारे एकदम और ज़्यादा वो, उनको नहीं समझ आता था, क्योंकि हमारे घर में कोई नहीं था जिसने कि इस तरह का कुछ काम किया हो, ऑड या क्रिएटिव्स में कोई गया हो। तो फिर उसके बाद मेरे को वो सबसे ज़्यादा, उसने मेरे को बहुत तकलीफ़ दी कि मेरे को घर में, मैं बहुत छोटी हूँ और मेरे को सपोर्ट नहीं मिला, मैं अपना सब काम खुद ही करा रही हूँ, खुद ही एडमिशन ले रही हूँ, क्या क्या बहुत, तो मुझे ऐसा लगता था कि आई एम वेरी अलोन। तो बहुत सारी लड़कियों का स्ट्रगल रहा है, लड़कियों का स्ट्रगल है, बहुत एकांगी लड़ाई होती है, वो अकेले ही लड़नी पड़ती। तो उसके बीज से शुरू होकर वहाँ से ये इच्छा थी कि ये समझना है कि ये भेदभाव और ये बर्ताव हमारे साथ क्यों किया जा रहा है। तो ये देश बहुत रोचक लगता है मुझे इस देश से बहुत प्रेम है। तो मुझे था कि ये क्यों है, लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, मतलब मैं इसको, मेरे दिमाग में बहुत परेशानी होती थी कि ये क्यों मेरे को ऐसे ट्रीट, मैं ऐसे करी जा रही हूँ और बाकी सब भी हो रहा है। तो फिर उसकी यात्रा में मैं इसके एकदम जो वो डिस्क्रिमिनेशन का जो अंतिम स्वरूप होता है, जब हिंसा में बदलती है, और हिंसा फिर आप हिंसा डोमेस्टिक वायलेंस है, उसके बाद फिर ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती है, फिर बहुत इस तरह की जो अति की घटनाएं, बलात्कार जैसी घटनाएं और हत्याएं होती हैं। तो वो जो स्टोरी थी बुंदेलखंड की, का जो नैरेटिव था, एकदम छोटा, आई वॉज वेरी यंग, लाइक 21-22, और उतनी छोटी, बहुत एकदम आप शुरू कर रहे हो, आप एकदम कॉलेज से अभी पास आउट हुए हो, और अगले महीने आप गर्मी में अपन का कोर्स ख़त्म होता है जो जून वगैरह में, और वाइवा दिया, और 1-2 हफ्ते बाद ये बुंदेलखंड, वहाँ बहुत जल्दी, बहुत कुछ ही समय बाद मैं वहाँ पहुँच गई। तो मैं बहुत रो रही थी, मतलब फील्ड पे मैं इतना सुबक के रोती थी कि, और सब लोग, क्योंकि मैं ऐसा रोना नहीं चाहती थी। फिर बाद में मुझे समझ आया कि वो क्या स्टुपिडिटी थी, हमें क्या था,
मगर उस रिपोर्ट में मेरे साथ एक स्थानीय पत्रकार भी थे जो बहुत वरिष्ठ थे, तो और वो मेरे साथ एक फोटोग्राफर थे, फोटो जर्नलिस्ट थे। तो वो लोग मुझे खींच के कार में बैठाते थे क्योंकि उनको लगता था कि कुछ उसको, मैं बहुत ट्रिगर हो जाती थी क्योंकि क्या एक ऐसा केस था जिसमें कि जो विक्टिम थी उसके घर के सड़क के सामने ही अक्यूज्ड का घर था और अक्यूज्ड को छोड़ दिया था पुलिस ने, वहीं रहता था। तो कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ, ये चीज़ें रिपोर्ट में नहीं है, कि वो हमको सामने खड़ा हुआ दिख गया, तो मैंने उसको कॉलर वॉलर पकड़ लिया और मेरे आंसू आ गए। मतलब ये मतलब ये कभी हमने ये चीज़ें रिपोर्ट में नहीं गई और मैंने जीवन में दोबारा ऐसा कभी नहीं किया। मगर वो पहली बार एक बहुत ही जो एकदम नाजुक और अनटच्ड जो मन होता है, जिसके ऊपर एक ऐसी पहली खरोच पड़ती है कि आपने, और उसकी माँ सड़क के इस तरफ घर में माँ बैठी है जो मुझे स्टूल दिखा रही है कि जा पे बैठा के जला दियो बाने मारी मौड़ी को। तो मुझे उसका डिट्टो सेंटेंस अभी तक याद है, बोलते हुए मेरे बाल खड़े हो गए हाथ के। मतलब मुझे अभी तक वो, और वो वहाँ पे क्या है, दीवार पे कालिक वालिक जो लड़की को जलाया है तो उसके निशान उसने मिटाए नहीं थे। तो उसका इतना फोर्स आ गया मेरे अंदर, मैंने कॉलर वॉलर उसका पकड़ लिया। मतलब अब तो आपको लगता है कि ये बेवकूफ़ी थी, क्योंकि हमें मतलब ये ट्रेनिंग का हमारे हिस्सा है कि डिस्पैशनेटली थोड़ा काम, डिस्पैशनेटली यानी कि इतने ऐसे, मैं इससे थोड़ा बचती हूँ या इस तरह से नहीं। कठिन है, लेकिन हाँ, ये कठिन obvious सी है, बात है। धीरे धीरे मैंने सीखा है वो। मगर उस दिन तो मैंने जाके, मतलब ऑलमोस्ट मैं लड़ने ही वाली थी उनसे कि तुमने ऐसा, जिसका कोई अर्थ नहीं था। मतलब वो बहुत एक मार्मिकता से निकली हुई एक मेरी, एक बहुत ही छोटे उसकी जो एक प्रतिक्रिया थी, एक बहुत यंग रिपोर्टर, रुकी रिपोर्टर की प्रतिक्रिया थी। खैर, तो वहाँ से वो कहानी हुई और बहुत अच्छी हुई, उसको बहुत उसका इम्पैक्ट भी हुआ। मैंने खूब उसमें सेक्रेटरी जितना मैं कर सकती थी, मतलब ST SC कमीशन, मैंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी, वुमेन कमीशन, सबको जाके दफ्तरों के आके मैंने सबसे बात करी, बयान पूछे, बहुत अच्छा उस पर इम्पैक्ट भी हुआ। मगर वहाँ से यात्रा शुरू हो गई और फिर स्त्री और स्त्री के साथ होने वाली हिंसा मेरी इंटरेस्ट का बहुत स्वाभाविक केंद्र थी, क्योंकि मेरे साथ खुद भी सीमित अर्थों में, मतलब इतना इस तरह की घटनाएं हिंसक नहीं हुई, मगर भेदभाव तो हमने बड़े होते हुए झेला, देखा ही है। तो वो मेरा एक नेचुरल इंटरेस्ट था। मगर इससे मैं सामाजिक न्याय की भी मैंने बाकी बहुत रिपोर्ट्स करी, ये सीमित नहीं थी यहाँ तक। महिला और बच्चों में मेरा बहुत विशेष रुचि थी। फिर धीरे धीरे मैंने बहुत रिपोर्ट्स करी कॉन्स्टेंटली, हर महीने, और एक के बाद एक रिपोर्ट्स करती गई। उसके बाद, क्योंकि आप देखेंगे इस किताब में 13 चैप्टर्स हैं और 13 भारत के 13 कोने से आती हैं, बहुत दूर दूर से हैं, और उनको करने में बहुत ज़्यादा समय, पैसा और बहुत टाइम लगता है, क्योंकि रिपोर्टिंग बहुत टाइम टेकिंग चीज़ है और रिपोर्टिंग में निवेश हर कोई कम हर जगह से, उस समय पे बहुत डिफ़िकल्ट था। तो कहीं से ग्रांट लेके, फ्रीलांस करके, नौकरी के दौरान अपने पैसे लगा के, छुट्टी में करके, हर तरीके से मैंने, मतलब मेरे को एक जुनून था। मुझे लगता था, क्योंकि मैं मैगज़ीन में काम करती थी, तो मैगज़ीन में काम करते हुए क्या होता है, या लॉन्ग फॉर्म रिपोर्टिंग में जब हम काम करते हैं, जब हम 100 वर्ड की रिपोर्ट नहीं करते और बड़ा काम करते हैं, तो हमें उसकी बहुत तैयारी करनी पड़ती है। हम बहुत रेफरेंस रीडिंग भी करते हैं, 3 मूर्ति में भी बैठते हैं, मैं और बहुत सारे काम करते हैं, जो किताबें पढ़ते हैं, बहुत कुछ लोगों से बात करते हैं। तो रेफरेंस रीडिंग की मेरी बहुत आदत है। तो जब मैं जेंडर पे काम करने लगी, तो मैंने देखा कि इस पर तो कोई किताब ही नहीं है जो ग्राउंड से आई हुई हो। ओपिनियन है कि 4 जो एडिटोरियल लिखते हैं उस तरह के लोगों ने ऐसे लिख दिए, उसको तीसरे ने एडिट कर दिया है। तो ऐसी एक आध किताब मुझे मिली, मुझे इस पर कोई ग्राउंड का ऑथेंटिक वर्क नहीं मिला जो ये बताए कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, ग्राउंड पे जेंडर ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, एक और चीज़ साइड में हो रही थी, मैं ये सारा काम कर रही हूँ और करते करते मैं शुरू ही कर रही हूँ, और तभी दिसंबर 2012 का दिल्ली डिसम्बर गैंगरेप केस होता है। तो वो और मेरे लिए टर्निंग पॉइंट हो जाता है, क्योंकि मैं एकदम स्टार्ट ही कर रही हूँ। तो फिर मैंने सोचना शुरू किया कि इस पर तो कोई किताब नहीं, और मुझे लगा कि अगर हम लोगों ने नहीं लिखी अपने देश की कहानी, तो कोई फिरंग आके लिखेगा और हम सब उसको, हम बोलेंगे हाँ बहुत महान काम किया, बहुत महान, जिसे सारे फिरंग आके लिखते हैं, जिसमें उनके वो नहीं हूँ, उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपनी कंट्री के बारे में खुद, हमारी ड्यूटी है कि हम लिखें। और ये बहुत अजीब बात है कि हाँ, इस मुद्दे पर एक ढंग की किताब नहीं है किताब। ये अपने आप में अभी भी बहुत रेयरली कुछ छूने को मिलता है इस तरह का। तो ये भी एक बड़ी बात है, अपने आप में एक बड़ा स्टेटमेंट है कि जो चीज़ दिन भर हो रही है, हर मिनट हो रही है, उस पर एक ढंग की किताब नहीं है, जबकि न जाने कितने अनर्गल मुद्दों पे कितनी सारी किताबें नहीं, ग्राउंड पे इस पे काम करना बहुत कठिन है। इसमें उसके बाद तो फिर भी एक आध किताब एक और आई है, लेकिन वो खुद एक सर्वाइवर ने लिखी है। मगर जब ये किताब मैंने इस पे काम करना शुरू किया और लिखी, तब बहुत, अभी भी आज भी इस पे मुझे लगता है कि ऐसी
कम से कम 100 लोगों को 100 किताबें लिखनी चाहिए इस तरह की, क्योंकि मुझे लगता है कि ये भी रिपोर्टिंग करते हुए मेरी समझ बनी कि हम इस देश में कोई भी चीज़ तभी बदल पाएंगे जब हम उसका सबसे पहला स्टेप है किसी प्रॉब्लम को बदलने का, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना। समझने के लिए क्या ज़रूरत है? डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ऑनेस्ट अनबायस्ड डॉक्यूमेंटेशन। तो हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं था, क्योंकि मैं रिपोर्ट लिखने जाती थी, मैं किताबें ढूंढती थी कि मैं किसको रेफरेंस में डालूं। मेरी इतनी मैं ख़राब आदत कि मैं रिसर्च पेपर भी अपनी मेरी मैगजीन, हिंदी की मैगजीन रिपोर्ट्स में मैंने ऑक्सफोर्ड की भी जनरल वगैरह कोट किए हैं। तो मैं खूब ढूंढ के पढ़ती थी, और अपने मित्रों से जो बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ती, क्योंकि मैं तो पढ़ी नहीं थी, तो उनको लिंक भेजती थी कि यार मेरे पास मतलब बड़ी लाइब्रेरियों के वो लाइब्रेरीज के मेंबरशिप नहीं है, तो तुम इसका PDF मुझे भेजो, मुझे कोट करना है। तो वो सब मेरा नेटवर्क था, मैं पूरा काम करती थी। लेकिन हमें इसकी किताब नहीं, रेप पर कोई ऑथेंटिक ग्राउंड पे वर्क नहीं मिला। तो मैंने सोचा ये तो मुझे करना है, क्योंकि मैं तब तक बहुत रिपोर्टिंग कर चुकी थी, और मेरे को अंदर से इच्छा, गुस्सा भी था, और मेरे को इच्छा थी कि इसको समझें हम, और मुझे था कि इस पे बात आगे बढ़े, जैसे आज हम बात कर रहे हैं इस तरह की बात हो, आगे हमारी समझ बढ़े, इसके खिलाफ हम अंडरस्टैंडमेंट, एजुकेशन, एनलाइटमेंट थोड़ा सब हम, तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन से स्टार्ट करना था। तो वहाँ से ये कहानी स्टार्ट हुई, मगर इसकी यात्रा बहुत डिफ़िकल्ट रही। और जब मैंने इसका काम शुरू किया तो फाइनेंसेस की बहुत कमी आई, और इसमें समय बहुत लगता है, क्योंकि एक चैप्टर उसमें त्रिपुरा से है। ये वाला पार्ट सुनना बहुत ज़रूरी था कि ये अगर फैसला ले भी लिया आपने कि ऐसी किताब नहीं है और लिखनी चाहिए, तो वो कितना कठिन काम था। बहुत कठिन था। पहले तो मेरी फैमिली में जो मेरे रिलेटिव्स थे, जैसे किसी को पता लगता था ना, तो सब इतनी डिस्करेजिंग बातें कहते थे। जैसे मेरे अंकल हैं, रिलेटिव है, वो कहते थे मेरे फादर को और मेरे घर में कि ये रेप पे किताब लिख रही है, इससे कौन शादी करेगा, बताओ। मतलब थोड़ी छी करके भी ऐसी, मतलब बहुत शेम करना, जैसे ओ माय गॉड, मतलब थोड़ा ऐसे कि बहुत अजीब सा एक डिस्कम्फर्टिंग माहौल था। और माँ बाप, मैं फिर से कह रही हूँ कि वो, क्योंकि घूम फिर के उनको बच्चे के प्रति अपने बाद में प्रेम आ ही जाता है, मगर जो उनका आसपास सराउंडिंग है वो उनको इतना ईयर फीड करता है कि उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। खैर वो तो था जो फैमिली के फ्रंट पे। मैंने तो दिवाली होली पे भी काम करना शुरू कर दिया। मैं बहुत वर्षों तक मैं काम ही इसको मैंने अपना पूरा 20s दे दिया इस किताब को। फिर मैं कहीं जाती ही नहीं थी, और क्योंकि मुझे लगता था कि इसी को मुझे करना है ये काम। इस किताब के लिए ताली बजा दीजिए एक बार। बड़ी मेहनत का काम है। इसलिए कि अब घर जाओ तो फिर ये बातें सुनो और उनको भी परेशानी हो, मुझे भी परेशानी हो, तो मैं अवॉइड करती थी, क्योंकि उनको भी बहुत, खैर धीरे धीरे, मगर रिपोर्टिंग ने मुझे बहुत सब कुछ दिया। तो जब मैंने 1 रिपोर्ट अच्छी करी, 2 रिपोर्ट अच्छी करी, उसको थोड़ा रिकग्निशन भी मिला, कुछ अवार्ड मिले, उसका पैसा भी मैंने आगे मैंने रिपोर्टिंग का इस्तेमाल और रिपोर्टिंग करने के लिए किया। तो जो मैं रिपोर्टिंग से एक अच्छा रिपोर्ट कर लेती थी, तो उससे क्या होता था, अवार्ड वगैरह से मुझे इतना ही फायदा हुआ कि उससे मुझे अगली पिच एडिटर से पास कराने में थोड़ा मेरे को आसानी हो गई। रिपोर्ट करने के लिए और पैसा मिल गया। मतलब बिल्कुल नेकी कर दरिया में डालता, अपना कोई घर तो था नहीं जिसमें पैसा डालना था, सब रिपोर्टिंग के दरिया में ही जा रहा था, रिपोर्टिंग करके उसी के दरिया में डाला जा रहा था। मगर इसमें इतना मज़ा आता है, और ये ऐसे पागल लोग, मतलब थोड़ा खिसका वही होता है सबका, तो वो आपको बहुत, लेकिन आपको इतना इसमें इतना सीखने को मिलता है। मुझे फिर भी लगता है कि इसने मुझे बहुत कुछ दिया रिपोर्टिंग ने, तो सिखाया। तो फिर मैंने हर तरीके पूरे जो भी मैं कर सकती थी वो मैंने सारी अपने तिकड़ा में बढ़ाना, मतलब किराए कम में रह लूँगी, शैक में रह लूँगी, एक कमरा कुछ तो भी मुनीर का में मैंने मेरी बहुत पसंदीदा जगह, क्योंकि उसने मुझे स्ट्रगल में मैं रहती थी वहाँ अपने डेज़ में। और फिर बहुत हर तरीके से जो भी मेरे को पैसा आ रहा था जहाँ से, क्योंकि रिपोर्टिंग में इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, तो अपने मन की किताब लिखने का कल्चर खूब चला है पिछले सालों में। बेस्ट सेलर किताबें दैनिक जागरण के सर्वेज में आती हैं, आप देखेंगे लोग ऐसे तमाम सारे त्याग करके ऐसी किताबें खूब लिख रहे हैं जो मन की बात कहें, कुछ रोमांटिक सी बात कहें। लेकिन ऐसा कुछ काम करते हुए ये करना, ये कितना रेयर है, ये भी चीज़ नहीं दिखाई पड़ी है। ऐसे मुद्दों पे ऐसी किताबें नहीं दिखती हैं। अपने मन की बात के लिए कई लोग इस तरह के संघर्ष कर लेते हैं कि कम रेंट में रह लेंगे और जुगाड़ कर लेंगे, हमारे पास मतलब लिस्ट होंगी नामों की इधर छपने वाले लेखों की, वो अपने आप में मेहनत का काम है, उससे भी नहीं गलत कहना, लेकिन ऐसे कामों के लिए वो चीज़ करने वाले बहुत रेयर हैं। एक्चुअली रिपोर्टिंग में क्या है ना कि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत है, मतलब आप कुछ बहुत कम से कम में भी करो तो भी आपको इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट होता है। तो जो जाने, क्योंकि इसमें यात्राएं करनी पड़ती हैं और यात्राओं में खर्च होता है, और तो ग्राउंड से आपको ऑथेंटिक चीज़ तभी मिलेगी जब आप यात्रा कर पाओगे। तो वो एक थोड़ा एडेड था खर्चा, मगर मेरे को मेरी जो मैं काम करती जा रही थी उससे मेरा थोड़ा प्रोफाइल ठीक होता जा रहा था, तो मुझे और काम मिलता था और मैं बहुत काम करती थी।
तो और काम कर करके और ग्रांट्स के लिए अप्लाई कर करके अपनी हर हिंदी में आई कहानी का तुरंत बैठ के अंग्रेजी में अनुवाद करती थी, उसको हर जगह भेजती थी कि भाई मुझे और पैसा दे दो, रिपोर्ट करनी है। मैं हर जगह, मतलब मैंने कोई दरवाज़ा नहीं छोड़ा होगा जो मैंने खटखटाया नहीं हो। और बहुत सारी चीज़ें रिजेक्ट होती थी मगर कुछ एक्सेप्ट भी होती थी, तो उससे मेरे को बहुत साहस मिलता था। फिर बीच में मुझे कश्मीर और त्रिपुरा के चैप्टर करने थे, उनके लिए फिर मुझे एक ग्रांट मिला क्योंकि वहाँ बहुत दूर दूर जाना था, फ़्लाइट्स लेनी थी। मैं तो ट्रेन्स में जाती थी पैसे बचाने के लिए। फिर फ़्लाइट अगर बहुत दूर जाना है और उसमें भी उतरने के बाद आपको बहुत इंटीरियर में जाना है, तो मैं करती थी। उसके लिए मुझे ग्रांट मिला हॉवर्ड जे बफेट फंड का। छोटा सा ग्रांट था, मैंने इतने डर के सबसे कम पैसे रखे कि वो मुझे ऐसा दे दें बस, मतलब ऐसा ना हो जाए कि बहुत मांग रही तो उसको दो ही मत ग्रांट। तो मैं इतनी डरी हुई रहती थी कि जो रिपोर्टिंग का मेरा मिनिमम खर्चा लगेगा उसको और छोटा बना बना के कितने कम में कर सकती हूँ। आई जस्ट वॉन्टेड टू डू द बुक, कि मुझे कहीं से भी ये चैप्टर मेरे को, मुझे आप प्लीज़ सपोर्ट मी फॉर दिस चैप्टर, बट दे वर वेरी, मतलब उस तरह से। लेकिन काम ने, जो रिपोर्ट में कर रही थी उसने मुझे आगे के रिपोर्ट्स के लिए रास्ता बनाया। मगर ये रास्ता बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि मैं बहुत अकेली हो गई थी और मुझे रिपोर्टिंग बहुत अकेला करने वाला काम है। इसमें आप अकेले रहते हो, पूरा दफ्तर, जो मीडिया के दफ्तरों में लोग दफ्तरों में बैठते हैं, रिपोर्टर बहुत कम दफ्तर में रहता है और रहता भी तो बहुत ऑड फील करता है, ऑड वन आउट, जैसे कि वो वहाँ बिलोंग ही नहीं करता। परिवार के भी आप नहीं रहते, आप धरती के बाहर, तो मुझे लगता है कि एक आउटसाइडर ऑन लुकर होता है। हाँ, ऑन लुकर की भूमिका में आप रहते हो और आप इतना कुछ देखते देखते आपको बहुत आपके अंदर बहुत चेंज आता है। तो मैं हर स्टोरी के साथ बदल भी रही थी, तो बहुत सारा सौरो इनहेल करना, इतनी सारी डार्क चीज़ें देखना, क्योंकि इस किताब के अलावा भी जो मेरी रिपोर्टिंग है, इसके अलावा बहुत सारी रिपोर्टिंग है, ये तो मेरी रिपोर्टिंग का एक हिस्सा है छोटा सा। तो बाकी की जो रिपोर्टिंग है वो भी बिल्कुल इसी पैटर्न की है। कास्ट एट्रोसिटीज़ है, दंगे हैं, मॉब लिंचिंग है, धर्म के नाम पे मार दिया, कास्ट एक मैंने प्रोफाइल किया था जीतन राम मांझी का, उसमें कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज़ में आपने लोगों को जला दिया। तो आप क्या कर रहे हो कि आप सुबह उठ रहे हो और आप फिर एक, हाँ हाँ हाँ। और मेरा क्या है कि अखबार का और बहुत सारे लोग दूसरे जो फॉर्मेट्स होते हैं उसमें जो रिपोर्टर होता है वो जल्दी आ जाता है, उसको थोड़ी बात करनी होती है। बट जो मेरा फॉर्मेट है और जो मेरे दिमाग और मेरा फॉर्मेट है, मतलब जैसे मैं बनी हूँ, मेरा डीएनए और जो मेरे काम का डीएनए दोनों एक जैसा है, तो हम दोनों का ही फॉर्मेट लॉन्ग है। मतलब तो मैं क्या करती थी कि मेरे को अपने काम के लिए बहुत समय बिताना पड़ता है। जैसे भगाना की एक रिपोर्ट मैंने करी, भगाना गर्ल्स जो रेप विक्टिम्स थी उनके ऊपर, उसमें मैं 6 महीने तक वहाँ जाती थी, बार बार जाती थी, बार बार जाती थी। बहुत सारी रिपोर्ट्स में मैं बार बार जाती हूँ, कुछ नहीं मेरे पास काम है, एक खाली दिन मिला है तो फिर अपना वहीं चली गई वापस फॉलो अप और वापस मिलने। तो क्या होता है कि बहुत बार ऐसी चीज़ें सुनने से, लगातार आप सुन रहे हो, लगातार सुन रहे हो, रोज़ सुन रहे हो, तो आपको तब रियलाइज नहीं होता, बट इट टेक्स अ टोल। एग्जैक्टली मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों का स्ट्रगल है, सोशल एक्टिविस्ट वगैरह जैसे यहाँ बैठे हैं, आप रेगुलर जब ये काम कर रहे होते हैं तो ये पक्ष पे ध्यान नहीं जाता बहुत सारे लोगों का कि जो लोग वास्तव में ये काम कर रहे हैं, जो कि बहुत माइनोस्कूल माइनॉरिटी है, बहुत कम ही लोग वास्तव में कुछ इन मुद्दों पर करते हैं, लेकिन जो कर रहे हैं उनके लिए कितना कठिन होता है मेंटली ये, हर दिन लगातार इस तरह की चीज़ें कंज्यूम करना, लगातार उस माहौल में रहना जहाँ आपको लोगों की बस समस्याएं पता चल रही हैं, वो भी इस स्तर पे, ब्रूटल रेप्स, मर्डर, इस तरह के क्राइम्स आप लोगों को बचा के लाने। शालिनी दी यहाँ बैठी हैं, रेगुलर ऐसा रहता है, घर परिवार छोड़ के जाना पड़ता है, रात में आपको किसी को रेस्क्यू कराना है। ये काम इतने अनसंग काम है, इनको कोई नहीं रिकॉग्नाइज करता। बहुत रेयरली कोई दिल्ली में छोटा मोटा संस्था आयोजन कर देगी, कुछ हो जाएगा, लेकिन ये काम आपका सब कुछ ले लेते हैं, लिटरली सब कुछ ले लेते हैं। शायद ये वही कहानी है, रिपोर्टर्स के लिए भी यही स्थिति है। नहीं, बिल्कुल ऐसा था। और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लगने लगा कि फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग मेरे काम का एक बहुत बड़ा हिस्सा थी, जिसमें जेंडर वायलेंस भी शामिल है, क्योंकि बच्चों के अधिकारों पर भी मैंने काफ़ी काम किया है। तो जो बच्चे खो जाते हैं, लड़कियां जो ट्रैफिक करी जाती हैं, उनके ऊपर बहुत इन्वेस्टिगेशंस करी, एक साल लंबी इन्वेस्टिगेशंस। उस दौरान मैं दूसरी रिपोर्ट्स करती रहती थी, क्योंकि नहीं तो नौकरी नहीं, ऐसे नहीं कर सकते आप। तो एक इन्वेस्टिगेशन लंबी चल रही है, साइड में दूसरा भी काम कर रहे हैं। तो ये सब कुछ करते करते क्या हो, मुझे लगने लगा आई एम अ म्यूटेंट ऑफ माई ओल्ड सेल्फ, मतलब मैं अपने पुराने सेल्फ का म्यूटेंट हूँ। मैं सच में अभी म्यूटेंट हूँ, मेरा पुराना सेल्फ कुछ और था, मेरे को पता भी नहीं, मेरा म्यूटेशन हो चुका है और मैं कुछ और बन गई हूँ। तो वो रोज़ ही मैं कुछ और बनती जा रही थी। और इतने ज़्यादा डार्क मोमेंट्स आते हैं, क्योंकि आप टेप्स लगाते हो, आप सुनते हो रोज़ कि उसने क्या बोला, क्योंकि एग्जैक्ट कोट्स लगाने होते हैं और मोमेंट, क्योंकि लॉन्ग फॉर्म में क्या होता है, आपको थोड़ा
एक तस्वीर खींचनी होती है, उसमें एटमॉस्फेयर आपको इम्बाइब करना होता है। तो मैं बार बार टेप सुनती थी, बार बार फोटोज देखती थी और वैसे ही सो जाती थी। मेरा मतलब कुछ व्हाट इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट। जब किताब छप गई तब क्या रहा? कुछ इतनी नहीं, बहुत सारी मेहनत के खाली बाद। लग रहा था मुझे, एकदम नम्ब, मतलब एकदम नम्ब। और ऐसे ऐसे दिन आए हैं कि मैं खासतौर से आसाराम पर मैंने इसमें शामिल नहीं किया, मगर मैंने बहुत काम किया आसाराम के ऊपर और कश्मीर में भी हवा। तो मैं क्या करती थी कि मैं ऐसे ऐसे मोमेंट्स आते थे, करती रहती थी, फिर हाउल कर करके रोती थी अकेले एकदम। और छोटा सा 5वें माले पर कमरा, कोई है ही नहीं, बंद है दरवाजा, किसी को पता ही नहीं कि कर क्यों नहीं हूँ मैं ये, मतलब कोई इसका कोई सर पैर नहीं है पूरे काम का। तो आप क्यों कर रहे हो ये, आप बहुत क्वेश्चन करते हो कई बार। ये है सर हाँ पैर, हाँ मतलब ये हाँ, जरूरी है, होता है ये बदलाव। अगला सवाल उसी पर है, नहीं अभी नहीं जाएगा नहीं, बिल्कुल। ये करती थी और फिर बहुत रोती थी जब अगर ऐसा सुनते ये पढ़ते हुए। मगर ठीक है, फिर होता था रोना गाना, वो पार्ट ऑफ प्रोसेस है। फिर आई यूज टू ब्रिंग, मैं अपने में करके और लाती थी हिम्मत। मगर जब ये किताब खत्म हुई और आई फाइनली, बहुत मुश्किल से बहुत टाइम के बाद आई, इसके लिए मुझे ऑफर खुद ही पब्लिशर के पास से आया था। मुझे ये अच्छा रहा कि मुझे कभी छपने की समस्या नहीं, मैं दिन भर मैं लिखने में ही परेशान रहती थी। बचपन से ही मुझे, मैं काम करती थी और ज़्यादा काम मिलता रहता था। तो ये लोग, इन्होंने मुझे खुद ही अप्रोच ये किया। भी प्रिविलेज है शायद हाँ, ये अपना। बहुत बड़ा प्रिविलेज है। आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट, आई वॉज वेरी लकी, और आई वॉज एट द राइट टाइम एट राइट प्लेस जो कहते हैं, वो भी मेरे साथ बहुत रहा। और मैंने बहुत मेहनत भी करी फिर उस पर। तो ये मुझे 24 में ही मेरे को ऑफर उन्होंने खुद ही दे दिया। और फिर आते आते किताब, मेरे बहुत टाइम हो गया। बहुत पहली मेरी जो धारिणी भास्कर एडिटर होती थी, उन्होंने मुझे ईमेल लिख के कि वुड यू लाइक टू डू दिस बुक विद अस। खैर वो सब वो तो लिखती रही। फिर जिस दिन ये ख़त्म हुई तो उस दिन मैं निर्मल वर्मा की डायरी पढ़ रही थी और एक कैफ़े में बैठ के, और इतना खाली फील हो रहा था मुझे, जैसे मेरा पूरा मतलब सब कुछ निकल, मेरे अंदर कुछ बचा ही नहीं है, एकदम नम्बनेस। आई वाज नम, एब्सोल्युटली नम। कुछ इंटरव्यूज़ आ रहे थे जिनको जवाब लिख के देने थे, तो वो बड़ी मुश्किल से दिए मैंने। और मगर एक चीज़ कहना बहुत ज़रूरी है कि ये इस दौरान मैंने लिटरेचर को पकड़ लिया था। अगर लिटरेचर नहीं होता तो अभी तक तो मैं ज़िंदा नहीं होती।